हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम बैक टू परचम। आई एम पूजा। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 2nd एंड 3rd ऑफ अक्टूबर के करंट अफेयर्स, क्योंकि 2nd अक्टूबर को अगर हम देखें तो हमारा करंट अफेयर्स नहीं आया था, वीकली सीए आया था। तो वीकली सीए आप लोग ने आई होप एंजॉय किया होगा। तो आज हम 2 दिनों के करंट अफेयर्स देखेंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डे से। आप सभी को पता ही होगा कि 2 अक्टूबर को 2 अक्टूबर 2014 2 अक्टूबर 2014 में हमारी कंट्री में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत होती है। तो स्वच्छ भारत दिवस हम 2 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं। और ये क्वेश्चन रिसेंटली एग्जाम में पूछा भी गया था कि स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई। तो 2014 में 2 अक्टूबर को गांधी जी की बर्थ एनिवर्सरी के दिन होती है। तो 2 अक्टूबर को बापू का बर्थडे होता है। बापू जी के अलावा शास्त्री जी का, लाल बहादुर शास्त्री जी का भी बर्थ एनिवर्सरी 2 अक्टूबर को होती है। तो कौन कौन से डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 2 अक्टूबर को, एक एक करके हम उनको पहले देख लेते हैं। सबसे पहले है इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। आप सभी को पता है गांधी जी हमेशा अहिंसा पे ही काम करते थे, हिंसा का वो विरोध करते थे। जब भी किसी भी, अगर उनका कोई कैंपेन हो रहा है, कोई सत्याग्रह रन हो रहा है और उसमें हिंसा हो जाती थी, तो उस कैंपेन को ही कैंसिल कर देते थे। मतलब बहुत अधिक मात्रा में उन्होंने नॉन वायलेंस, अहिंसा को प्रमोट किया है। इसलिए यूनाइटेड नेशन ने एक रेजोल्यूशन पास किया। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने, आप देखेंगे 2007 में एक रेजोल्यूशन पास करते हैं और कहते हैं कि 2 अक्टूबर, जिस दिन बापू का बर्थडे होता है, उस दिन हम इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस सेलिब्रेट करेंगे। तो इंटरनेशनल डे ऑफ द नॉन वायलेंस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इस दिन को डिक्लेयर किया था। नेक्स्ट है 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की बर्थ एनिवर्सरी भी होती है। और इस साल हम 154th नंबर की बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में होता है पोरबंदर में, जो प्रेजेंटली गुजरात का एक पार्ट है। ठीक है। महात्मा गांधी जी को महात्मा टाइटल किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी को महात्मा टाइटल रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा दिया गया था। महात्मा गांधी जी फर्स्ट एंड ओनली इंडियन हैं जिन्हें टाइम्स मैगजीन ऑनर दिया गया था 1930 में। तो ये बात आपको याद रखनी है। महात्मा गांधी जी की बर्थ एनिवर्सरी के अलावा 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री जी की भी बर्थ एनिवर्सरी होती है। इनका जन्म 1904 में होता है, इसलिए हम 119th नंबर की बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी का एक स्लोगन था, जय जवान जय किसान। इसके अलावा आपको पता है लाल बहादुर शास्त्री जी इंडिया के 2nd प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं। दूसरे नंबर के प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने काम किया है हमारे भारत में। और ये इंडिया के पहले ऐसे पर्सन थे जिन्हें भारत रत्न दिया गया था 1966 में आफ्टर डेथ। मतलब इनके निधन के बाद 1966 में इन्हें भारत रत्न दिया गया था, जो इंडिया का सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है। ठीक है। इसके अलावा 2 अक्टूबर को हम वर्ल्ड हैबिटेट डे भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसलिए इस दिन की कोई फिक्स डेट नहीं होती। जो फर्स्ट मंडे होता है अक्टूबर मंथ का, उस दिन हम वर्ल्ड हैबिटेट डे सेलिब्रेट करते हैं, फर्स्ट मंडे ऑफ द अक्टूबर मंथ। इस दिन की शुरुआत 1986 में की गई थी केन्या, नैरोबी में। ठीक है। थीम क्या है? तो रेजिलेंट अर्बन इकोनॉमीज, सिटीज एज अ ड्राइवर ऑफ ग्रोथ एंड रिकवरी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डे जो हमने 2 अक्टूबर को सेलिब्रेट किए हैं, ये आपको याद रखने हैं। अगर आज के क्लास के करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको लेनी है तो परचम का टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम से आपको करंट अफेयर्स की पीडीएफ मिल जाएगी। और टेलीग्राम में कोई भी समस्या आ रही हो कि पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है, तो आप परचम एप्लीकेशन पे जा सकते हैं। परचम की एप्लीकेशन को जब आप विजिट करेंगे तो उसमें एक फ्री कंटेंट सेक्शन है, उस पर जाओगे तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करंट अफेयर्स की पीडीएफ मिल जाएगी। क्लियर इतनी चीज़ें? अच्छा, वीडियो के एंड में एक बहुत शानदार सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के हम करंट अफेयर्स विथ इंपॉर्टेंट पर्सन। सबसे पहले हम बात करेंगे सीबीडीटी के बारे में। सीबीडीटी क्या होता है? तो सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेस होता है, सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्स। ये आपका सीबीडीटी होता है। पहले ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों कलेक्ट करता था, लेकिन बाद में 1964 के बाद से ये केवल डायरेक्ट टैक्सेस के लिए जाना जाता है। और जो भी इंटरेस्ट होते हैं, इंटरेस्ट रेट या कोई नया टैक्स इम्पोज करना है, तो उसके लिए भी ये सजेशन देने का काम ये बॉडी करती है, जिसको हम सीबीडीटी के नाम से जानते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। तो यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा, यूनियन गवर्नमेंट की जो अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट होती है, उनके द्वारा सीबीडीटी के जो चेयरमैन है उनका टेन्योर एक्सटेंड कर दिया गया है फॉर 9 मंथ। तो 9 महीने के लिए इनका टेन्योर बढ़ा दिया गया है। तो क्वेश्चन ये है
कि सीबीडीटी के चेयरमैन कौन है, तो नितिन गुप्ता जी हैं। और नितिन गुप्ता जी का जो टेन्योर है वो 30 जून 2024 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। 9 मंथ के लिए एक्सटेंशन हुआ है बाय द यूनियन गवर्नमेंट। अगर हम थोड़ी सी बातें सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के बारे में बात करें तो ये आपकी एक स्टैच्यूटरी बॉडी है। स्टैच्यूटरी बॉडी है मतलब किसी एक्ट के जरिए इसको बनाया गया है, ठीक है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963, सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट, इस एक्ट के अंतर्गत 1963 में सीबीडीटी को बनाया गया है। ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर काम करती है। सीबीडीटी का एक चेयरमैन होता है और उसको कंपनी करने के लिए, उनका सहयोग करने के लिए 6 मेंबर्स होते हैं। तो 1 चेयरमैन और 6 मेंबर की एक कमेटी होती है जिसको हम सीबीडीटी कहते हैं। स्टैच्यूटरी बॉडी है और ये जो मेंबर्स होते हैं वो एक्स ऑफिसो स्पेशल सेक्रेटरी होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। सीबीडीटी जो है वो टैक्सेस के रेट चेंज करने के लिए भी सजेशन दे सकती है। क्लियर। नेक्स्ट पर्सन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बात करने वाले हैं बीआरओ के चीफ के बारे में। बीआरओ हम सभी को पता है, बीआरओ का मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन होता है। 1960 में इस बॉडी को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा बनाया गया था, जिसका मकसद था हमारा जो एलओसी और एलएसी वाला जो एरिया है, बेसिकली हमारा नदन और नदन ईस्टर्न जो बॉर्डर है वहाँ पर डेवलपमेंट का काम करना, ब्रिजेस बनाना, रोड्स बनाना, ये सारे काम बीआरओ करती है। और बीआरओ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, हमारे रक्षा मंत्रालय के अंदर काम करने वाली बॉडी है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। तो लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन, इन्हें नया बीआरओ चीफ बनाया गया है। तो बीआरओ चीफ कौन बन चुके हैं, तो लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन बन चुके हैं। ये पिक्चर दिखाई दे रही है, ये है डायरेक्टर जनरल 28 नंबर के, 28वें नंबर के डायरेक्टर जनरल हैं बीआरओ के लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन। इन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी को रिप्लेस करने का काम किया है, ठीक है। अगले पर्सन के बारे में हम बात करते हैं जिनका नाम है सौगात गुप्ता, ठीक है। इन्हें ASCI, ये क्या कहानी है, एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया का नया चेयरमैन बनाया गया है, ठीक है। तो एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया, इसका फॉर्मेशन 1985 में किया गया था अंडर द कंपनी एक्ट। बेसिकली जो एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री है उसकी अपेक्स बॉडी ASCI होती है। तो एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया का चेयरमैन किसे बनाया गया है, सौगात गुप्ता को बनाया गया है, ठीक है। इन्हें काफ़ी एक्सपीरियंस भी रहा है इस सेक्टर में। इसके पहले ASCI के ये बोर्ड ऑफ गवर्नर भी रहे हैं और कई सारे पदों पर इन्होंने काम किया है। अगली जो न्यूज़ हम बात करने वाले हैं ये ज़रा इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से समझिएगा। मैं आपको क्वेश्चन भी बताऊंगी कि ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि ये जो शास्त्र रामानुजन प्राइज़ है वो किस फील्ड में दिया जाता है, तो मैथमेटिशियन के फील्ड में दिया जाता है, मैथमेटिक्स के फील्ड में दिया जाता है। कब से शुरुआत हुई, तो आंसर हो जाएगा 2005 से इस अवार्ड की शुरुआत की गई है, ठीक है। 2005 से इस अवार्ड की शुरुआत की गई है। जैसे कि हम बात करते हैं, जब शांति स्वरूप भटनागर प्राइज़ के बारे में बात करते हैं, जो साइंटिस्ट को दिया जाता है उनके कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए, तो हम हमेशा बात करते हैं कि ऐसे साइंटिस्ट जिनकी एज 45 ईयर्स से कम होती है उनको शांति स्वरूप भटनागर प्राइज़ दिया जाता है। वैसे ही ऐसे मैथमेटिशियन पूरे वर्ल्ड में जिनकी एज 32 ईयर्स से कम है, 32 साल से कम के जो मैथमेटिशियन होते हैं पूरे वर्ल्ड में, उनके कॉन्ट्रीब्यूशन को ध्यान में रखते हुए ये शास्त्र रामानुजन प्राइज़ यहाँ पर दिया जाता है। तो शास्त्र रामानुजन प्राइज़ मैथमेटिशियन की फील्ड में दिया जाता है। 2005 में इस अवार्ड की शुरुआत हुई थी। 32 साल के उम्र के जो मैथमेटिशियन होते हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता है। और अवार्ड कब दिया जाता है, आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को बर्थ एनिवर्सरी होती है रामानुजन जी की, और उनकी बर्थ एनिवर्सरी में बेसिकली अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, ठीक है, जिसमें 10,000 रुपीज़, यहाँ पे $10,000 बेसिकली प्राइज़ मनी दी जाती है। $10,000 यहाँ पे प्राइज़ मनी आपको देखने को मिलेगी। तो 2023 के 2023 के अवार्ड को अनाउंस कर दिया गया है, लेकिन दिए कब जाएंगे, 22 दिसंबर को दिए जाएंगे। डन इतनी चीज़ें। आइए हम बात करते हैं 2023 शास्त्र रामानुजन प्राइज़ इन मैथमेटिक्स। ये दिया जा रहा है रुजियांग जेंग, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया USA में। इन्हें सिलेक्ट किया गया है 2023 के शास्त्र रामानुजन प्राइज के लिए फॉर हिज आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। जैसे कि अवार्ड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे ही दी है, वही सारी कहानी यहाँ पर लिखी हुई है कि किसे दिया जाता है, कब से दिया जाता है, क्या प्राइज मनी होती है, एटसेट्रा।
डन इतनी चीज़ें। बात करने वाले हैं नोबेल प्राइज़ के बारे में। तो नोबेल प्राइज़ को अनाउंस करना शुरू कर दिया है 3 अक्टूबर, 4 अक्टूबर, 5 अक्टूबर, इस तरीके से अलग अलग दिन अलग अलग फील्ड के अवार्ड दिए जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो अनाउंसमेंट हुई है वो मेडिसिन एंड फिजियोलॉजी की फील्ड में अवार्ड की अनाउंसमेंट हुई है। तो मेडिसिन की फील्ड में 2 लोगों को 2023 का नोबेल प्राइज़ दिया जाएगा। कौन कौन है 2 लोग? पहली पर्सन है यहाँ पे कैटलीन कैरिको और सेकेंड है ड्रू वेशमैन। अभी हम एक एक करके बात करेंगे, जब पूरे के पूरे नोबेल प्राइज़ आ जाएंगे ना तो उनको हम ट्रिक से थोड़ा सा याद कर लेंगे। क्लियर है इतनी चीज़ें? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैटलीन कैरिको एंड ड्रू वेशमैन, इन दोनों को मेडिसिन की फील्ड में 2023 का नोबेल प्राइज़ दिया जाना है। रिसेंटली इसका अनाउंसमेंट किया है। और अनाउंसमेंट किसने किया है? तो अनाउंसमेंट किया है सेक्रेटरी जनरल ऑफ द नोबेल असेंबली, जिनका नाम है प्रोफेसर थॉमस पर्लमैन। पहली बार नोबेल प्राइज़ 1901 में डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे। अगर हम बात कर लेते हैं इन दोनों लोगों को क्यों दिया जा रहा है मेडिसिन की फील्ड में नोबेल प्राइज़, तो मैं आपको बता दूं, इन लोगों ने अभी जो कोविड-19 के लिए mRNA वैक्सीन डेवलपमेंट का काम किया था। ठीक है, इन्होंने बेसिकली डेवलपमेंट का काम किया है mRNA वैक्सीन अगेंस्ट द कोविड-19। अब याद कैसे रखोगे? तो बड़ा सिंपल सा है। जब हमें कट लग जाता है, हाथ कट गया या हम जल गए जो भी है, तो उसमें हमने बर्फ़ लगा ली और बर्फ़ को आप ऐसा कंसिडर कर सकते हो ड्यू। ठीक है, तो ड्यू आप कंसिडर कर लिए, तो कट से कैट, ठीक है, और फिर ड्यू से ड्रू, इस तरीके से। और हमें मेडिसिन की ज़रूरत है, तो जैसा भी आप चाहें एसोशिएट कर सकते हैं। अभी हम एक एक करके अलग अलग अवार्ड डिस्कस करेंगे और फिर जब फाइनली पूरे अवार्ड अनाउंस हो जाएंगे नोबेल प्राइज़, क्योंकि नोबेल प्राइज़ अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अपकमिंग एग्जाम के लिए, तो जब फाइनली पूरे के पूरे अनाउंस हो जाएंगे उनको एक साथ हम एक जगह पर ट्रिक के जरिए याद कर लेंगे। तो फिलहाल के लिए जो मेडिसिन की फील्ड में नाम आया है कैटलीन कैरिको और ड्रू वेशमैन, इनका नाम आपको याद रखना है। अगर हम यंगेस्ट नोबेल प्राइज़ विजेता के बारे में बात करें जिन्हें मेडिसिन की फील्ड में प्राइज़ दिया गया हो, वो है फ्रेडरिक जी बैंटिंग। जब ये 32 ईयर्स के थे तब उनको ये अवार्ड दिया गया था 1923 में। तो ये यंगेस्ट पर्सन है मेडिसिन की फील्ड में नोबेल प्राइज़ पाने वाले। डन इतनी चीज़ें। चलिए अगले पर्सन जो हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बात करने वाले हैं यहाँ पर कैप्टन बाना सिंह के बारे में। ये है कैप्टन बाना सिंह और इन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने एक कैंपेन रन किया है, वॉर अगेंस्ट वेस्ट। इस कैंपेन के ब्रांड एम्बेसडर की तरह नॉमिनेट किया गया है कैप्टन बाना सिंह को। ठीक है, इसलिए न्यूज़ में है। बेसिकली हुआ क्या, 2 अक्टूबर को हमने स्वच्छ भारत दिवस सेलिब्रेट किया और स्वच्छता ही सेवा एक कैंपेन की शुरुआत हुई थी। तो इस स्वच्छता ही सेवा कैंपेन की शुरुआत 15 सितंबर से हुई 2 अक्टूबर तक। ठीक है, इतनी चीज़ें। और जिसकी थीम थी गार्बेज फ्री इंडिया, गार्बेज फ्री इंडिया जिसकी थीम थी। तो इसी कैंपेन को रन करने के लिए जम्मू एंड कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी है, वहाँ का जो रूरल डिपार्टमेंट है, उनके द्वारा इनका नाम बाना सिंह, कैप्टन बाना सिंह का नाम अनाउंस किया गया है और ये ब्रांड एम्बेसडर रहेंगे वॉर अगेंस्ट वेस्ट के। जो इनिशिएटिव किसका है? जम्मू एंड कश्मीर का है। इन्हें परमवीर चक्र दिया जा चुका है, इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगले पर्सन के बारे में बात करते हैं हम। वो है मालदीव के प्रेसिडेंट। तो यहाँ पर आप देखेंगे मोहम्मद म्यूज़ो, इन्हें इलेक्ट किया गया है एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द मालदीव्स, जो कि प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव से बिलोंग करते हैं। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इन्हें कॉन्ग्रेचुलेट भी किया है और ये प्रो चाइना लीडर है। ओके, तो ये कुछ पर्सन्स थे जिनके बारे में हमें बात करना था। चलो अब हम यहाँ पे कुछ और न्यूज़ को देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पाटा ट्रेवल मार्ट 2023। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इस पूरे इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रही है। 4 से लेकर 6 अक्टूबर के बीच में न्यू दिल्ली में इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो ये पाटा का फुल फॉर्म क्या है? तो पाटा का मतलब है पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन 2023। इसका 46 नंबर का एडिशन होने वाला है प्रगति मैदान नई दिल्ली में और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इसको ऑर्गेनाइज करा रहा है 4 से लेकर 6 अक्टूबर के बीच में। इसमें बेसिकली जो अलग अलग प्रोफेशनल है इन द फील्ड ऑफ टूरिज्म, मतलब पर्यटन को बेसिकली हमें बढ़ावा देना है, तो जो भी प्रोफेशनल्स हैं, बिजनेस स्टेक होल्डर है अक्रॉस द वर्ल्ड जो कि टूरिज्म सेक्टर से एसोसिएटेड है, वो सभी एक जगह इकट्ठे यहाँ पर होने वाले हैं। पहला जो मीटिंग हुआ था यहाँ पे, जो पहला इस तरीके का कॉन्फ्रेंस या फिर फेस्टिवल हुआ था पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन का, वो 1951 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर आपको बैंकॉक में देखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं यहाँ पे आईसीसी ने रिसेंटली
जो अपकमिंग क्रिकेट वर्ल्ड कप होने वाले हैं उसके लिए मैस्कॉट अनाउंस किए हैं। तो आप ये दो देख सकते हैं, ये मैस्कॉट है। जितने भी वेन्यू होंगे आईसीसी वर्ल्ड कप के, वहाँ पर सब कहीं पे प्रमोट करने के लिए, यूथ को अट्रैक्ट करने के लिए और एक एक्साइटमेंट जनरेट करने के लिए ब्लेज एंड टोंक्स जो हैं वो यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर या सॉरी मैस्कॉट रहने वाले हैं। ठीक है, ये जो है, ये जो फीमेल प्लेयर आपको दिख रही है, तेज बॉलर है, ये फास्ट बॉलर है, इनका नाम है ब्लेज। ठीक है, और ये जो आपको बैटर दिखाई दे रहे हैं, जो बैटिंग करते हुए दिखाई दे रहा है, इनका नाम है टोंक। तो टोंक जो है वो मेल मैस्कॉट है और ब्लेज जो है वो एक फीमेल मैस्कॉट आपको देखने को मिलेंगी। क्लियर? चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर हम सीआरपीएफ की जो वीमेन रेजिमेंट है या जो वीमेंस हैं वो बेसिकली एक रैली कंडक्ट कर रही हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सीआरपीएफ का मतलब क्या होता है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स होता है। तो सीआरपीएफ और मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिलके ऑर्गेनाइज कर रही है क्रॉस कंट्री बाइक एक्सपीडिशन। आप देख सकते हैं बाइक एक्सपीडिशन की शुरुआत 3 अक्टूबर से होनी है, श्रीनगर से, शिलोंग से एंड कन्याकुमारी से। तो आप सोचेंगे तीन जगह से कैसे? एक्चुअली जो सीआरपीएफ की वीमेंस है 150 वीमेंस इस पूरे बाइक रैली में पार्टिसिपेट करने वाली है। और ये 150 जो वीमेंस हैं उनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। 3 ग्रुप्स में इनको डिवाइड किया है। पहला ग्रुप शुरुआत करेगा श्रीनगर से, सेकेंड ग्रुप अपनी रैली की शुरुआत करेगा शिलोंग से एंड थर्ड ग्रुप जो है वो शुरुआत करेगा कन्याकुमारी से। फाइनली ये 15 स्टेट में घूमेंगे। 15 स्टेट से गुजरते हुए ये पहुंचेंगे कहाँ पे? गुजरात। इसका जो फिनाले होगा वो गुजरात में होगा और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी ये लोग विजिट करने वाले हैं। ठीक है ना? तो इस तरीके से ये बाइक एक्सपीडिशन की शुरुआत हो रही है 3 अक्टूबर से। सीआरपीएफ और मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और ये एक्सपीडिशन जो है इसका नाम क्या है? यशस्विनी, a group of CRPF women biker to celebrate women power और नारी शक्ति इन द कंट्री। तो इस तरीके से 150 women पार्टिसिपेट करने वाली हैं, 3 ग्रुप में डिवाइड होंगी। ठीक है, श्रीनगर, शिलोंग और कन्याकुमारी से इनकी शुरुआत होगी और फिनाले जो होगा, फाइनल जो पहुंचेंगी वो कहाँ पहुंचेंगी? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, एकता नगर, केवड़िया ग्राम, गुजरात में। लगभग 10,000 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करेंगी। 15 स्टेट और 2 यूनियन टेरिटरी से पास होंगी और एक मैसेज भी अपने साथ लेकर जाएंगे, वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं प्रचंड के बारे में। ये जो हेलीकॉप्टर दिखाई दे रहा है ना, इसका नाम है प्रचंड। ठीक है, और इसको तैयार कर रहा है कौन? HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रचंड को परचेज करने के लिए रेडी है। आइए हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं यहाँ पे अबाउट द प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर के बारे में। तो यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स जो है वो तैयार है और प्लेस कर रहा है ऑर्डर 156 मेड इन इंडिया प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर, जिसे तैयार किया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड मतलब HAL ने। और ये पूरी तरीके से मेड इन इंडिया है, डेवलप इसे इंडिया में ही किया गया है और एक लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, ये जो हेलीकॉप्टर, इसकी खास बात ये है कि इसको बहुत अधिक हाई एल्टीट्यूड में यूज कर सकते हैं और एक अटैक हेलीकॉप्टर है ये। द मल्टी रोल अटैक हेलीकॉप्टर हैज बीन कस्टमाइज्ड as per the requirement of the Indian Armed Force to operate both in the desert and the high altitude sector। ये लगभग इस खास हेलीकॉप्टर की बात ये है कि ये अटैक हेलीकॉप्टर है और ये 5,000 मीटर या फिर 16,400 फीट की ऊंचाई से ये टेक ऑफ कर सकता है। ठीक है, टेक ऑफ कर सकता है और लैंड भी कर सकता है इतनी हाइट से। ये खास बात है इसके बारे में। आगे ये बात है कि इसमें जो इंजन लगा हुआ है उस इंजन का नाम है शक्ति इंजन। कौन सा इंजन इसमें लगा हुआ है? शक्ति इंजन है, जिसको तैयार ही किया गया है कि वो हाई एल्टीट्यूड एरिया में काम कर सके। इसकी स्पीड 268 किलोमीटर पर आवर की रहने वाली है और रेंज होगी 550 किलोमीटर। और इसका जो आप कह सकते हैं उड़ान भरने का समय है वो 3 आवर्स का रहने वाला है। इसके आगे जो है एक गन लगी होगी, एक नोज गन होगी फ्रंट में, जो कि 800 राउंड्स पर मिनट फायरिंग कर सकती है अप टू 2 किलोमीटर की रेंज में। इसलिए इसे अटैक हेलीकॉप्टर कहा है और इंडिया का ये अपने आप में पहला हेलीकॉप्टर है, अटैक हेलीकॉप्टर, जिसका नाम है प्रचंड और तैयार कर रहा है HAL। क्लियर इतनी चीजें? अंत में बात कर लेते हैं कुछ शॉर्ट न्यूज के बारे में। पहली न्यूज हम देखते हैं।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पर इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन को अप्रूवल दे दिया है कि वो फेडरल बैंक के 9.7% स्टैक को एक्वायर कर सकती है। तो फेडरल बैंक के 9.7% स्टैक को कौन खरीद रहा है? आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट बात करेंगे हम SAFF अंडर 19 के बारे में। तो रिसेंटली साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन मतलब SAFF अंडर 19 जो चैंपियनशिप है, फुटबॉल टूर्नामेंट है, वो कंक्लूड हुआ है। कहाँ पर कंक्लूड हुआ है? काठमांडू में, नेपाल में चैंपियनशिप चल रही थी। फाइनल जो मैच खेला गया था वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में खेला गया था और इंडिया जीत गया है। सो इंडिया वॉन द साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 19 चैंपियनशिप आफ्टर डिफीटिंग पाकिस्तान। ठीक है, नेक्स्ट है एशियन गेम्स। तो चल ही रहे हैं, तो एशियन गेम्स में यहाँ पर आपको 2 इंपॉर्टेंट प्लेयर्स के नाम याद रखने हैं। नेशनल गेम्स में भी उनका नाम हमने याद रखा था, तजिंदर सिंह तूर। तजिंदर सिंह तूर जो कि शॉर्ट पुट से एसोसिएटेड है, गोला फेंक का काम करते हैं, शॉर्ट पुट से एसोसिएटेड है, इनको गोल्ड मेडल मिला है। नेक्स्ट है अविनाश सावले। इनके बारे में रिसेंटली एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था। तो अविनाश जो है, इनका रिलेशन जो है वो एक एथलीट है, धावक है, दौड़ते हैं। इन्होंने भी 300 मीटर स्टेपल चेस में गोल्ड मेडल जीता है। इसके अलावा इंडिया की जो मेंस बैडमिंटन टीम है उसने यहाँ पर सिल्वर मेडल हासिल किया है एशियन गेम्स में। अब अगली बात करते हैं। आपको पता है बहुत लंबे समय से रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है। इसको ध्यान में देते हुए रशिया ने कहा है कि हम अपना डिफेंस बजट इंक्रीज करेंगे और 2024 में जो रशिया का डिफेंस बजट होगा वो टोटल बजट का 70% होगा, जो कि लगभग 111.15 बिलियन डॉलर है, जो कि बहुत ज़्यादा है। आप देख सकते हैं डिफेंस बजट। क्लियर है? अब कुछ क्वेश्चन आंसर हम देख लेते हैं। सबसे पहला बात है एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया कब बना? आज ही हमने देखा है यहाँ पर, बताइए जल्दी से। तो 1985 में इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सी डिस्ट्रिक्ट है बिहार की जहाँ पर सेकेंड टाइगर रिजर्व तैयार किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा कैमूर डिस्ट्रिक्ट। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, महात्मा गांधी जी की जयंती थी, थोड़े से क्वेश्चन उनके भी हम देखेंगे यहाँ पे। महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से कब वापस आए इंडिया? तो आंसर हो जाएगा 1915 में, इसलिए हम प्रवासी भारतीय दिवस भी सेलिब्रेट करते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है गांधी जी ने जो नॉन वायलेंस और सिविल डिसओबिएंट की पॉलिसी अपनाई थी, अहिंसा और सत्याग्रह की जो पॉलिसी वो लेकर आए थे, वो किससे प्रभावित थे, किससे इन्फ्लुएंस थे? तो आंसर हो जाएगा हेनरी डेविड। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द सेकेंड सत्याग्रह ऑफ द गांधी जी इन इंडिया? तो गांधी जी का सेकेंड सत्याग्रह इंडिया में कौन सा था? तो जो भारत आते हैं साउथ अफ्रीका से गांधी जी सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले चंपारण जाते हैं, चंपारण के बाद खेड़ा, खेड़ा के बाद अहमदाबाद मिल केस। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, खेड़ा सत्याग्रह। नेक्स्ट है महात्मा गांधी जी को हाफ नेक्ड फकीर किसने कहा है? तो अर्धनग्न फकीर महात्मा गांधी जी को विंस्टन चर्चिल ने कहा है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है मालदीव के प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो डॉक्टर मोहम्मद म्यूजो बने हैं। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है इन विच इवेंट डिड अदिति अशोक विन अ सिल्वर मेडल एट द एशियन गेम्स? आप बोलोगे हम आपने तो बताया नहीं कि अदिति अशोक को सिल्वर मेडल मिला है एशियन गेम्स में। इसलिए नहीं बताया क्योंकि इतनी फेमस प्लेयर है, बस इतना ही पूछा गया है कि अदिति अशोक का एसोसिएशन किस गेम से है? तो ये गोल्फर है, गोल्फ खेलती हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रवीण हुड्डा, इन्होंने ओलंपिक कोटा फॉर इंडिया फॉर पेरिस 2024 को सिक्योर कर लिया। तो प्रवीण हुड्डा जो है वो किस गेम से हैं? तो हुड्डा साहब जो है वो बॉक्सिंग से हैं। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है वेयर विल ग्रैंड फिनाले ऑफ CRPF वीमेन क्रॉस कंट्री बाइक रैली टेक प्लेस? तो अभी मैंने बताया था आपको गुजरात में इनकी मुलाकात होने वाली है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है रिसेंटली किस स्टेट ने अंडर द स्वच्छ भारत मिशन फेज 2 में 100% ODF प्लस कवरेज अचीव किया है? तो आंसर हो जाएगा यूपी, उत्तर प्रदेश। और सेकंड नंबर पे यहाँ पे आप देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर ने भी अपना डेटा अपडेट किया है और जम्मू एंड कश्मीर भी 100% ओपन डिफेक्शन फ्री प्लस मॉडल स्टेटस में आ चुका है। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे। ये क्वेश्चन जो है वो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स से रिलेटेड है। 4 ऑप्शन है यहाँ पे, 4 स्टेटमेंट है। पहला है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 40th नंबर पे है। इसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है। 12th एडिशन इस इंडेक्स का रिसेंटली आया है एंड स्विट्जरलैंड ने टॉप किया है। कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? 4 ऑप्शन है, जो भी आपको लगता है आप बताइएगा। अगर आपको लगता है कि सभी करेक्ट है तो वैसा बता दीजिएगा। जो भी आंसर होगा मैं आपको कमेंट में बता दूंगी। ओके, बाकी सारी बातें अपकमिंग वीडियो में हम करते हैं। टेक केयर एंड बाय बाय।